हाँ, तो अब हम देखने वाले कुछ और प्रॉपर्टीज़ लाइंस की, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कुछ फॉर्म्स लाइन की पिछली बार नहीं बताए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज ज़्यादा करती है, जो मैं अब 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला होता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जैसे कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन जा रही है और यहाँ पे आपने ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। ये लाइन है, इस पर आपने ऑरिजिन लिया और वहाँ से एक ऐसी लाइन खींची जो इसकी परपेंडिकुलर हो, और इसकी लेंथ है p और ये एंगल है अगर अल्फा। तो इस इक्वेशन की लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। और वो कैसे आएगा, जैसे इसका वैल्यू x, y है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसको यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये एंगल अल्फा है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 था। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y cos 90 माइनस अल्फा यानी y sin अल्फा, और ये कितना होगा x cos अल्फा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो p वैल्यू आ जाएगी, तो ये ऐसे आई है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। ये वैसे तो कभी काम नहीं आता है, कभी वैसे यूजुअली काम नहीं आता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि यार एक परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ इतनी है, उसका एंगल अल्फा है, तो बताओ कि इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इसलिए अब इससे बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, समझना भी सबके बस की बात नहीं होती है यूजुअली एक बार में समझना। तो ये अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पिछली बार जो वीडियो थी उसमें जब समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक और होता है पैरामीटराइज्ड फॉर्म, ठीक है। पैरामीटराइज्ड फॉर्म क्या होता है, देखो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कोई पॉइंट है x1 y1 जो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और इससे आप अब देखो पॉइंट को डिनोट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम इसके अगेंस्ट x, y बताओ कि इधर जाओ फिर इधर जाओ, एक ये तरीका होता है, ठीक है, जो होता है आपका कार्टेशियन। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें क्या होता है कि आप ये बोलते हो कि ये जो पॉइंट है वो इससे इतने डिस्टेंस पे है और इतने एंगल पे है, ठीक है। अब तुम्हें जैसे ये पॉइंट बताना है तो r चेंज कर दो और थीटा चेंज कर दो, तो हो गया ये पॉइंट b। तो ये भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये अगर जैसे x, y है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी r cos थीटा, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी r sin थीटा। तो तुम्हें साफ यहाँ दिख रहा होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, ठीक है। ये थोड़ी फिजिक्स टाइप की चीज़ होगी, फिजिक्स में ऐसी चीज़ें बहुत करते हैं लोग, ठीक है। तो आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे और क्या है। तो इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड फॉर्म। पहले वाला था नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म, इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा तो आपको जो पॉइंट है वो r और थीटा टाइप्स के 2 कंस्ट्रेंट्स पे मिल गया। अब cos थीटा sin थीटा में भी रिलेशनशिप होती है कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे कई बार क्वेश्चन सॉल्व होना आसान हो जाता है। तो जब भी आपके स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन के अंदर कहीं ट्रिग्नोमेट्री घुस रही है फॉर एग्जांपल, तो आपको बिना सोचे समझे इस चीज़ को यूज़ करने का एक बार ट्राई करना चाहिए कि भाई देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ इतनी काम नहीं आती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आ जाती है कई बार, ठीक है, और टफ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कई बार। तो ये मुझे 2 चीज़ें बतानी थी। अब और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो देखो ये जो अभी इस कोर्स में हम स्ट्रेट लाइन और इनके अंदर केवल फॉर्मूले देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस किस कंडीशन में क्या क्या लगेगा। आप इनको इस तरह से मत लो कि ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है, आप इनको क्वेश्चंस की तरह ही देखो, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल फॉर्म कैसे डेराइव हुआ, तो वो एक तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड थ्योरी। वो कोचिंग्स वगैरह में बता देते हैं कि यार ये तो थ्योरी है, बट ये थ्योरी नहीं, ये भी क्वेश्चन ही है कि पैरामीटराइज्ड या परपेंडिकुलर फॉर्म में डेराइव करो, पैरामीटराइज्ड फॉर्म में डेराइव करो। तो इनको आपको एज अ क्वेश्चन ही लेना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जेई पॉइंट ऑफ व्यू होती है वो हम बाकी कोर्सेज में देखेंगे। अभी हमारा मोटिव ये है कि हम बेसिक समझ जाएं, ठीक है। और उसका बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि जो मेन फॉर्मूले उनको डेराइव करके बता दो, तो बच्चे बेसिक भी समझ जाएंगे, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अब आती है कुछ और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जैसे ये पॉइंट x1 y1 है और ये लाइन है आपके पास ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि कई बार क्या होता है कि आपकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं ना, वो ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 वाली लाइन को दिमाग में रख के दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है, ये डिस्टेंस p अगर है तो ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, p की वैल्यू होती है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, a और b के कोएफिशिएंट लेने हैं, उनका स्क्वायर का सम करना है और रूट करना है और डिवाइड कर देना है, और इस x1 y1 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है भाई, समझ गए। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा होता है, ठीक है।
तो इसको हम कहेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन और ये कर देंगे सी टू इक्वल टू 0, ठीक है। इससे मुझे एक और चीज़ याद है कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, ठीक है। तो चलो अभी बता दें। तो तुम्हारे पास अगर कोई लाइन्स हैं इस तरह की दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तुम्हारे पास अगर ये दो लाइन्स हैं तो अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है ना, वैसे ही बच्चे 10th में पढ़ते हैं, 9th 10th में, तो ये लाइन्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सेम है तो ये 1 है, बी भी सेम है तो ये 1 है, c1 बाई c2 हालांकि बता रखा है अलग अलग है, तो ये पैरेलल लाइन्स हैं। अगर ये भी इक्वल हो जाता है इसका मतलब होता है कि इंसिडेंट लाइन है, मतलब ये लाइन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही लाइन की बात हो रही है। अगर ये तीनों अनइक्वल है या तीनों से इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाती है ना, इसका मतलब है कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। कैसे होता है वो वही बता दिया, क्योंकि देखो तुम अगर सॉल्व करोगे तो इसका जो स्लोप आता है वो क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है। तो अगर तुम्हारा बी बाई ए सेम है यानी कि b1 बाई बी टू इक्वल टू a1 बाई a2 हो रहा है, ठीक है, इसका ही मतलब है, मतलब तुम इसको ऐसे देखो, माइनस बी बाई b1 बाई a1 इक्वल टू माइनस b2 बाई a2, ये जैसे तुम्हारा स्लोप है, ठीक है। तो b1 बाई b2 इक्वल टू a1 बाई a2 जैसे ही हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि देखो m सेम हो गया यानी स्लोप सेम है, यानी कि पैरेलल है। अब अगर c भी सेम हो जाता है ना, c बेसिकली c इंटरसेप्ट क्या होता है, c अपॉन a, ठीक है। तो अगर इंटरसेप्ट का रेशियो भी इंटरसेप्ट भी अगर सेम हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि लाइन एकदम इंसिडेंट ही हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे c की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि अगर c की वैल्यू अलग हो जाती है ना, ये c1 और c2 अलग अलग हो जाते हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो लाइन्स है वो पैरेलल है। तो अब ये जैसे हमने देखी कि लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू। अब मैंने a और b सेम किया क्योंकि लाइन्स पैरेलल है, तो मैंने कहा था कि भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो हमने उसकी वैल्यू 1 ही ले लिया अभी के लिए, और c2 और c1 में एडजस्ट कर लिया जो और कुछ होना था। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस p है ना, और ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। पैरेलल लाइन्स तो हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहती हैं। तो अब कोई सा भी पॉइंट उठाओ इस पर और फिर कैलकुलेट, देखो अब वो डेराइव कैसे फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बताते हैं। p को होता है c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये डेराइव कैसा हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो यहाँ पे x1, y1, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट लो। हमने क्या बोला था, ax प्लस बी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि ax1 प्लस बी वाई वन प्लस c1 इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाया करता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ax1 प्लस बी वाई वन हमें यहाँ डालनी, तो वो कितना हो गया, माइनस ऑफ c1 हो गया इस इक्वेशन से। इसको पटक दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉड तो था ही तुम्हारा बाहर यहाँ पे। तो ये डेरिवेशन हो गया। तो ये देखो एक और डेरिवेशन हो गया कि यार ये कैसे आया। तो इनको आप क्वेश्चंस की तरह लो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे और इससे आसान है, क्योंकि ये आप फंडामेंटल चीज़ें डेराइव कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको बोल देंगे कि यार पॉइंट की वैल्यू 2,x है और इसका डिस्टेंस इतना है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी है। या कभी कभी ऐसा करेंगे कि ये एक ऐसी लाइन पे लाई कर रहा है जिसका m इतना है, ठीक है। जैसे ऐसा बोल देंगे कि तुम्हारे पास x, y एक पॉइंट है विच लाइज ऑन अ लाइन विथ स्लोप 3। तो यहाँ पे तुम्हें पहली चीज़ दिमाग में क्या आनी चाहिए कि y इक्वल टू 3x प्लस सी इस इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। और ये तुम्हें पहली चीज़ पता चलनी चाहिए, ठीक है, x1 y1। दूसरी चीज़ तुम्हें ये पता चलनी चाहिए कि हाँ भाई इसका डिस्टेंस जैसे तुम्हें दे रखा है कि इससे इतना है, तो एक और इक्वेशन आएगी, फिर एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। तो कोऑर्डिनेट में यही होगा कि आपको 4-5 इन्फॉर्मेशन दी होगी, सारे फॉर्मुलों में को यूज़ करके देखना है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन से क्या क्या इक्वेशन बनेगी और उनको सॉल्व करना है। यही है पूरा कोऑर्डिनेट यही है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बारे में हम देखेंगे बाद में क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम ध्यान देंगे केवल अपने फॉर्मुलों पर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब होता है एक रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि जैसे एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1। हमने ये तो बता दिया कि इसका डिस्टेंस इतना है। अब हमें अगर ये पॉइंट ही फाइंड करना हो तो क्या करें, तो बताते हैं क्या करना है। तो देखो सिंपल सी बात होती है कि अगर ये पॉइंट है तुम्हारा x, y, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस, जैसे इसको x डैश y डैश मान लो ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। ठीक
क्या होता है एक्स डैश माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश अपॉन बी इक्वल टू, और यहाँ पे अपन एक्स, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वो स्क्वायर रूट गलती से लगा देता पुराने से। तो देखो यहाँ पे को क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई होगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ है कि 2,5 से निकालना है। तो क्या करोगे आप, एक्स डैश माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू वाई डैश माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस ऑफ, अब इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में डाल दो। 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस 3 इंटू 5 कितना होगा 15 प्लस 5 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस प्लस दिस का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 9। सॉल्व करो, एक्स डैश भी आ जाएगा, वाई डैश भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको कंपेयर करना, यहाँ से इसको कंपेयर करना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, ठीक है। तो चलो ये तो ठीक हुआ, कहाँ गया डस्टर भाई अपना, ये रहा। तो ये तो चलो ठीक हुआ। अब जैसे तुम्हें इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। जैसे इसको तुमने मिरर बना दिया, ठीक है। मिरर के अंदर नहीं होता है कि जैसे तुम मिरर के अंदर कभी देखना, तो तुम खड़े हो तो आगे से जितना डिस्टेंस है उतना ही मिरर के पीछे इमेज होती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद हो तो पढ़ा होगा तुमने 8, 9, 10th में। तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ना, अब यहाँ पे क्या यूज़ होता है, ध्यान से सुनना कि अब देखो अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, अगर सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए अबाउट बी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अपन ऐसा नहीं मान सकते कि इसको मैंने जैसे x डबल डैश कोमा y डबल डैश मान लिया, ठीक है। ये डबल डैश एक नोटेशन का सिंबल यूज कर रहा हूँ मैं बस। जैसे इसको मैंने x y माना था, इसको मैंने x डैश y डैश माना, इसको मैंने x डबल डैश y डबल डैश माना। तो तुम्हें ये चीज़ दिख रही है कि ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि ये मिड पॉइंट है इन दोनों का। समझ रहे हो मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इससे x डैश निकालो, y डैश निकालो, फिर तुम्हें मिलेगा कि x प्लस एक्स डबल डैश इक्वल टू 2x डैश और y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 2y डैश। ये लगा के सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर उसी समय आ जाएगा। और ये सॉल्व करने पर इक्वेशन जो बनती है वो इस तरह की कुछ बनती है कि यहाँ पे -2 आ जाता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका रिफ्लेक्शन निकालना था तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना था -1 की जगह, तो उससे तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका रिफ्लेक्शन और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसमें भी मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, मैंने भी गड़बड़ की थी कि यहाँ पे जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो या रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लेना है, ठीक है, ये नहीं लेना है। स्क्वायर रूट कब लेना है, जब डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन या पैरेलल लाइंस के बीच का डिफरेंस, केवल तब लेना है स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से, ये गड़बड़ ना कर दे, बहुत बच्चे करते हैं गड़बड़ ये। तो ये हुई आपकी एक बात। काफ़ी सारे फॉर्मूले बताए गए, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन बताई, परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन बताई मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे रफली आपको डराइव करके भी बताया कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर डराइव करने के लिए आपको क्या करना था कि इसको x1 y1 माना तुमने, ठीक है। तो एक तो ये लाइन और ये लाइन का स्लोप है वो परपेंडिकुलर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है, ये दोनों को यूज़ करके ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये -2 नहीं आएगा उसमें। और इस केस में मैंने बता दिया कि ये मिड पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ओरिजिनल पॉइंट, तो उससे अपन ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तुम एक बात नोट कर रहे होगे कि मैं ये सब जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, इसके अंदर तुम नोट कर रहे होगे कि मैं तुम्हें हर चीज़ सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट ये है और इसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हो इस तरह से डराइव होते हैं, ठीक है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि IIT एग्जाम अगर तुम्हें सच में निकालना है ना, तो तुम्हें ये सब चीज़ें खुद डराइव करनी आनी चाहिए कि तुम भाई इतना दिमाग चला पा रहे हो कि भाई एक बार मैंने बता दिया कि ऐसे करो, तो तुम खुद इतनी क्यूरोसिटी रखो, इतना विल पावर रखो कि इसको सॉल्व करके तुम डराइव करो कि हाँ भैया ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जेई करने वाले बच्चे 2 तरह के होते हैं। पहले बच्चे वो जेई की तैयारी करने वाले 2 बच्चे होते हैं। पहले वो बच्चे जिनको 11th-12th में जो हज़ारों फॉर्मूले बताए जाते हैं सब रट लेते हैं, ठीक है। और ये बच्चे कभी IIT नहीं निकालते, क्यों? क्योंकि IIT में क्वेश्चन नए आएंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला में रट के चला जाता हूँ, हो जाएगा, जैसे यह याद करना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जेई मेन निकाल लोगे, IIT में क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम कभी देखे ही नहीं होंगे ज़िंदगी में। तुमने छोड़ो, तुम्हारे कोचिंग के टीचर्स ने नहीं देखे होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो वो तुम कैसे करोगे जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है? तो वो तब होंगे जब तुम्हारा दिमाग मैथमेटिकल वे में काम करता हो। मैथमेटिकल वे में काम कैसे करना शुरू करेगा दिमाग? जब आप चीज़ें खुद प्रूव करने की कोशिश करो, खुद डराइव करने की कोशिश करो। फॉर्मूलों पे कम चलो, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चलो, ठीक है। इसलिए तुम देख रहा मैं बहुत कम फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है। ये तुम्हें अगर ज़्यादा लग रहा है ना, किसी भी कोचिंग की शीट उठाना, उसके अंदर इससे 10 गुना ज़्यादा फॉर्मूले होंगे।
ठीक है। ये परपेंडिकुलर के अंदर भी अलग अलग केसेस बताते हैं कि अगर परपेंडिकुलर फॉर्म है तो क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर y इक्वल टू x + c है तो क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे बेकार लगती है कि उनसे बच्चे सीखते नहीं है, उनका दिमाग मैथमेटिकली डेवलप नहीं होता है, तो ना IIT में रैंक आएगी ना कोई डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सारे फॉर्मूले याद कर लो जो मैंने बताया, और इन चीज़ों को डराइव करने की कोशिश करो कि यार कैसे आए ये चीज़। मैंने तुम्हें बता दिया कि हाँ यार यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कैसे फॉर्मूला आएगा कि एक तो ये यूज़ करो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप लो और उसका मल्टीप्लिकेशन -1 करो, पहला ये। दूसरा ये कि ये पॉइंट इस लाइन पे ऑलरेडी लाया करता है, ये दोनों करके देखो कुछ आता है कि नहीं आता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद तो आसान है, ये चीज़ मैंने बता दी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।